हाँ जी, क्या स्टार्ट करना है आज हम लोगों को? बिल्कुल ठीक है, यानी फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम लोग प्यार से एफएम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एसएम बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टोटल 100 मार्क्स का ये भी है, मॉड्यूल 2 में है, पेपर नंबर 8 है। और ये पेपर एमसीक्यू है कि सब्जेक्टिव है? एमसीक्यू है, ठीक है। विथ सेम नेगेटिव मार्किंग है, -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, +1 है करेक्ट आंसर के लिए, और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 है। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो एफएम जो है वो हमारी 60 मार्क्स की है, पार्ट 1। और जो एसएम है, जो प्योरली एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है, वो 40 मार्क्स का है, ठीक है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो एफएम का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन हम लोग एफएम उसमें पहले शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 में भी हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? आपके सामने चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है, लेसन नंबर कौन सा लिखा हुआ है बेटा? 3। और लेसन 3 जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का है, कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें टॉपिक है लेवरेज। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग जो शुरू करेंगे वो लेवरेज के टॉपिक से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग अपनी बुक और अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पहले आपको कुछ लिखना है, कैलकुलेटर भी निकाल लीजिए। उसमें डाल लीजिए कॉपी में, लेसन 3 कैपिटल स्ट्रक्चर। लेसन 3 कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लेवरेज। क्या होता है अभी सब समझाऊंगा आपको, धीमे धीमे सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेवरेज, LEVERAGE, स्पेलिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप सबसे पहले उसमें एक चीज समझ लीजिए, फिर नोट भी करवा दूंगा। देखिए, कुछ लिखा है मैंने। अगर सेल्स में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो आता है वो क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन कहलाता है। कंट्रीब्यूशन में अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो आता है उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या उसको आप ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। यानी उसको मैंने, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करी, तो मैंने क्या लिख रखा है, देख के बताना, ईबीआईटी। इसी में मैं इसमें लिख दे रहा हूं, फिर आप नोट भी कर लेना। इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम क्या, यहां लिख दूं नीचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आईटी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट टैक्स, और ईबी मींस अर्निंग बिफोर। जब मैं बोल रहा हूं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट मींस अभी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स का पोर्शन माइनस नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक। फिर उसमें से हम लोग इंटरेस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, और जब टैक्स माइनस कर देते हैं तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में सबसे पहले क्या आप इक्विटी वालों को डिविडेंड दे देते होंगे? पहले दिया जाएगा डिविडेंड प्रेफरेंस, अगर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं तो डिविडेंड की बात ही नहीं आएगी। तो मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में लिख दिया है कि इसके बाद कुछ बचे ही गया ही नहीं। तो लिखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर मैं माइनस कर दूं प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, तो जो बचता है वो कहलाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कि ये अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची है। अगर कोई मेरे से कहे
कि सर अर्निंग पर शेयर निकाल दीजिए, ईपीएस निकाल दीजिए, कि इक्विटी शेयर में एक शेयर, अर्निंग पर शेयर आपने सुना दिया ना, एक शेयर के लिए कितना कमाया। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दूंगा, यानी ये आप डिवाइड बाई भी लिख सकते हैं या केवल डिवाइड का सिंपली साइन भी बना सकते हैं। मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। जैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये इसलिए आपको नोट करा रहा हूं कि हो सकता है कि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। मतलब ये स्पेसिफिकली केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये एफएम में बहुत साथ देगा अपना पूरा ओवरऑल। क्या एक बार अगर आप नोट भी करते जाएं, हम लोग बातें भी करते चलेंगे, आप नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा है, 2 कॉलम बनाए, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। अमाउंट में कुछ लिखा नहीं है, मैंने क्रॉस 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 है। नोट कर लीजिए। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ईबीआईटी आया। ईबीआईटी में अपने ने इंटरेस्ट माइनस करना है तो ईबीटी आया, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस किया तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया। और उसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ईपीएस मेरा आ जाएगा। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं? बिल्कुल अलाउड है कैलकुलेटर। नॉर्मल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, नॉर्मल आप ले जा सकते हैं, अलाउड। नोट कर लिया। नोटेड पूरा। चलिए एक बार बोलेंगे मेरे साथ, सेल्स में से लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, और यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीआईटी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन ईबीआईटी में माइनस किया, लेस इंटरेस्ट गिव्स यू ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो चला गया, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा। ईबीटी में टैक्स माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर प्रेफरेंस वाले हैं तो उनका डिविडेंड माइनस किया,
देन आ जाएगी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड कर देंगे अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको मिल जाएगा आपका अपना ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये जो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स है, दिख रहा है आपको अर्निंग बिफोर टैक्स, इसका भी एक और नाम होता है, इसको हम लोग टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल इसलिए क्योंकि इस पे टैक्स लगना होता है, टैक्सेबल इतना बचा, इस पे टैक्स लगेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स को टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन सब का क्या काम आएगा समझेंगे धीमे धीमे करके। शुरू करते हैं अब लेवरेज, शुरू किया जाए। लेवरेज क्या चीज होती है उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझ लीजिए, यानी बिल्कुल आराम से आप पेन को रख सकते हैं नीचे और केवल मेरे को सुनते जाइए और आप बोर्ड की तरफ देखते जाइए। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवरेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बिल्कुल लेवरेज वगैरह का कोई मतलब कुछ नहीं बताया है, मैं पहले एक एग्जाम्पल की मदद से आपको कोशिश कर रहा हूं सिखाने का कि क्या है। एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, एक कंपनी है बेटा, एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, उस एक्स लिमिटेड का 2 साल का डेटा दिया है। मैं पहले 1 साल पे फोकस करता हूं। 1 साल का जो डेटा है हमारे पास एक्स लिमिटेड कंपनी का पहले साल का, वो है कि उसकी सेल्स जो है वो 100 रुपीज की है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज की है। सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो यानी कॉन्ट्रीब्यूशन 60 का होगा, और फिक्स कॉस्ट मैंने एज्यूम कर ली है 20 रुपीज की, तो उसका ईबीआईटी आ गया 40। मैंने और नीचे नहीं लिया, इसको ईबीआईटी तक ही रोक दिया है कि सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने 40 मान ली, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 60 है, फिक्स कॉस्ट 20 है, तो ईबीआईटी 40 आ गया, यहां तक ठीक। अगले साल क्या हुआ, इस एक्स लिमिटेड ने बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करके इसने अपनी सेल को दुगना कर लिया, यानी ये कामयाब हो गई सेल को जस्ट डबल करने में। पहले साल 100 थी, अगले साल जस्ट दुगनी हो गई, डबल माल बिका, 200 रुपए की सेल हुई। जाहिर सी बात है, माल अगर डबल बिका तो प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए। प्रॉफिट यहां पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ईबीआईटी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? चलो चेक करते हैं ईयर 2 में क्या हुआ। ईयर 2 में सेल 100 की 200 होगी, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, 40 की 80। वेरिएबल कॉस्ट क्यों चेंज हो रही है भाई? पहले मान लीजिए आप 100 मार्कर, 1 रुपए का एक मार्कर था, मान लीजिए 100 मार्कर बना के बेचते थे, 1 रुपए का एक मार्कर 100 रुपए का, जिसको बनाने में 40 रुपीज लगते थे। 100 मार्कर बनाने में 40 रुपीज का रॉ मटेरियल वगैरह लगता था, रॉ मटेरियल लेबर। अब आप 200 मार्कर बेचोगे तो रॉ मटेरियल लेबर क्या 100 ही मार्कर का लगेगा? वो भी उसी प्रोपोर्शन बढ़ता है जिस प्रोपोर्शन में सेल बढ़ती है। वेरिएबल का मतलब ही यही है। तो अगर दुगनी हुई सेल तो वेरिएबल कॉस्ट भी 40 की 80 हो गई। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वो 120 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपने पढ़ा था कि वो तो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। दैट मीन्स अगर फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज की है पहले साल, तो दूसरे साल भी 20 की होगी। इसका मतलब दूसरे साल अगर मैं ईबीआईटी की बात करूं तो 120 का कंट्रीब्यूशन, 20 की फिक्स कॉस्ट, यानी ईबीआईटी आया 100 रुपीज का। आपके सामने है सब कुछ। अब जरा समझिए, सेल तो मेरी 2 गुनी हुई थी। 2 गुनी का मतलब मोटा मोटा 100% सेल इंक्रीज हुई थी सेकेंड ईयर में। लेकिन ईबीआईटी डबल से भी ज्यादा हो गया। 40 का तो होता है डबल 80। ईबीआईटी पहले साल 40 रुपए था, तो दूसरे साल इसका डबल कितना होता है? 80। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 80 भी नहीं है, 80 से भी ज्यादा है, 100 है। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, डबल क्यों नहीं हुआ? बहुत से बच्चे कह रहे हैं क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट सेम रही, जिसकी वजह से आपने सेल तो डबल करी, यानी 100% बढ़ाई, लेकिन ईबीआईटी आपका 100% से भी ज्यादा बढ़ गया। एक और एग्जाम्पल है,
फिर दोबारा चलूंगा इसमें। एक कंपनी और है मेरे पास, वाई लिमिटेड। नोट करने की कतई कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। वाई लिमिटेड में क्या था, वाई लिमिटेड ने भी पहले साल 100 रुपए का माल बेचा। इसकी वेरिएबल कॉस्ट 50 थी, कंट्रीब्यूशन 50 आया, और फिक्स कॉस्ट नहीं थी। मैंने माना कि इसके यहाँ फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसने केवल अपने यहाँ वेरिएबल कंपोनेंट लगा रखे हैं, फिक्स कोई कॉस्ट नहीं। थोड़ी देर मान लिया, ईबीआईटी आया 50 रुपीज का। अगर मैं एक्स के भी ईबीआईटी की बात करूं तो एक्स ने सेल 100 थी, ईबीआईटी कम था, 40 आया था। इसका तो और ज्यादा आया है, आप देख सकते हैं कितना आया है, 50 आया। दूसरे साल इसने भी बहुत मेहनत करी, ताबड़तोड़ मेहनत करी है, और इसने भी अपनी सेल को दोगुना कर लिया, कामयाब हो गया डबल माल बेचने में, 100 का 200 ये बेचने में कामयाब हो गया। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, यस और नो? सर डबल हो जाएगी, अगर ये डबल हुआ है तो उसी प्रोपोर्शन में 50 थी तो वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपीज की हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 200 में 100 माइनस कर दें, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया। फिक्स कॉस्ट जीरो ही रहेगी, थी नहीं, 100 रुपीज का ईबीआईटी आया। अगर ध्यान से देखें तो सेल 100% बढ़ी थी, 100 की 200 हुई थी। ईबीआईटी भी जस्ट डबल बढ़ा है कि उससे ज्यादा बढ़ा है कि उससे कम बढ़ा है? डबल ही बढ़ा है, 50 का 100 हुआ। जबकि एक्स लिमिटेड में तो पहले साल 40 था और 40 से अगले साल 80 ना होकर के 100 हुआ। वाई लिमिटेड में लेकिन डबल ही बढ़ा है। वाई लिमिटेड में 100% सेल बढ़ी है, तो ईबीआईटी भी 100% ही बढ़ा है केवल। जस्ट डबल होने का मतलब क्या होता है कि 100% एड ऑन हो गया, 100% ऐड होने का मतलब ही अपने आप में डबल हो गया। वाई लिमिटेड में ऐसा क्यों हुआ? एक्स लिमिटेड में तो ज्यादा बढ़ा था, वाई लिमिटेड में उसी प्रपोर्शन में बढ़ा। कारण, क्योंकि वाई लिमिटेड में फिक्स कॉस्ट नहीं थी और एक्स लिमिटेड में फिक्स कॉस्ट थी। यानी अगर मैं वापस चलूं एक्स लिमिटेड की तरफ और मैं आपसे कहूं कि एक्स लिमिटेड में आप जरा मेरे को परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल के बता दो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखो दुनिया में कभी भी आपको परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का निकालना हो तो जाहिर सी बात है दो फिगर्स होंगी, एक ओल्ड फिगर एक न्यू फिगर। परसेंटेज चेंज का तरीका होता है कि आप न्यू फिगर में ओल्ड फिगर माइनस कर लो, न्यू माइनस ओल्ड, डिवाइड बाय ओल्ड फिगर इनटू 100। दुनिया में यही तरीका ही होता है कभी भी किसी भी चीज का। अगर आपको ये कोई मतलब मैं कोई ऐसा नया फॉर्मूला नहीं सिखा रहा, ये होता ही है। कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना हो तो न्यू फिगर लेना, माइनस करना ओल्ड फिगर को, डिवाइड करना ओल्ड फिगर से और इनटू कर देना 100, परसेंटेज चेंज आ जाएगा उस चीज का। मैंने यहाँ पे ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज निकाला। ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि अगर आप समझ लें तो बढ़िया है। वही लिखा है, चेंज इन ईबीआईटी मतलब डिफरेंस इन ईबीआईटी डिवाइड बाई ओल्ड ईबीआईटी और इनटू 100, वो ऊपर है तो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ईबीआईटी में अगर डिफरेंस देखें आप तो आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है ईबीआईटी में, बताना जरा। यानी 100 का ये है, पहले था आपका 40 रुपीज का, कितना रुपए का डिफरेंस है बेटा? सर 60 रुपीज का डिफरेंस है, तो ये लिखा है 100 माइनस 40 इंटू 100 तो करते हैं परसेंटेज के लिए, डिवाइड बाई ओल्ड ईबीआईटी। ओल्ड कितना था, 40 से डिवाइड किया तो आया भैया 150%, 150% आ रहा है। 150% का चेंज हुआ है ईबीआईटी में। मतलब इसको मैं इंक्रीज इन ईबीआईटी बोलूं 150% से हुआ है कि डिक्रीज इन ईबीआईटी है? इंक्रीज दिख रहा है, सेकेंड ईयर में बढ़ा है, इंक्रीज इन ईबीआईटी है 150%। जबकि सेल की अगर मैं बात करूं, मैंने परसेंटेज चेंज इन सेल भी निकाला, सेम फॉर्मूला लगा करके मैंने कहा चेंज इन सेल ले लूंगा, डिवाइड बाई ओल्ड सेल कर लूंगा और इंटू 100 तो करता ही हूं, ठीक है। चेंज इन सेल के लिए मैंने, नई सेल थी 200, पुरानी थी 100, तो मैंने लिख दिया 200 माइनस 100। परसेंटेज के लिए इंटू 100 तो करना ही, और डिवाइड बाई ये जो 100 है, ये वाला 100 कौन सा है, ये जो 100 है ओल्ड सेल, ओल्ड सेल वाला। ओल्ड सेल मेरी 100 थी तो मैंने ओल्ड सेल से डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये 100% आ गया। यानी मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्स लिमिटेड ने सेकेंड ईयर में अपनी सेल इंक्रीज करी केवल 100% से। लेकिन भगवान का आशीर्वाद देखिए,
कि उसका EBIT इंक्रीज हुआ 150% से। मतलब भगवान कहता है कि तुम 2 कदम बढ़ाओ आगे, बाकी 7 मैं दे दूंगा। यानी भगवान आगे और धक्का दे रहा है, आप 2 कदम बढ़ाएंगे, भगवान 3-4 कदम और बढ़वा दे रहा है। उसने तो केवल डबल ही किया था, लेकिन EBIT डबल से भी ज्यादा निकल गया। और कारण आपने पकड़ लिया है, कारण एक ही है, क्योंकि उसके यहाँ फिक्स कॉस्ट थी और फिक्स कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी। वाई लिमिटेड के यहाँ चले, और यही चीज अगर मैं कहूं, मैंने परसेंटेज चेंज इसके में भी निकाला है। परसेंटेज चेंज इन EBIT के लिए नया EBIT ले लिया मैंने, इसका 100 रुपीज का नया EBIT था, ये वाली फिगर जो थी 100 रुपीज की नया EBIT, 50 का ओल्ड, 100 माइनस 50 इंटू 100 परसेंटेज के लिए करते हैं, डिवाइड बाई 50 ओल्ड EBIT, तो 100% चेंज हुआ था EBIT में। मैंने परसेंटेज चेंज इन सेल भी निकाला, मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन सेल के लिए नई सेल 200 रुपए थी, पुरानी सेल हमारी 100 रुपए थी, तो मैंने 200 माइनस 100 किया इंटू 100 परसेंटेज के लिए, डिवाइड बाई ये जो 100 डिवाइड में हुआ ये ओल्ड सेल थी, तो 100% इसमें भी आया। यानी इसमें अगर सेल बढ़ी 100% तो EBIT भी 100 ही परसेंट बढ़ा, लेकिन यहाँ पे अगर सेल बढ़ी 100% तो EBIT बढ़ रहा है मेरा 150%, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। लेवरेज यही है। सर क्या है लेवरेज? लेवरेज, कभी आपने कोई गाड़ी में गियर देखा है? गियर में भी बाइक्स वगैरह में, कार में, गियर गियर का काम क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो आप उसको अगले गियर पे डालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और स्पीड और तेजी से स्मूथली गाड़ी चलने लगती है। यानी आप कम ताकत लगाते हैं एक्सीलेटर में, गाड़ी भागने लगती है। 5th गियर पे डाले तो आप कम ताकत लगा रहे, गाड़ी भागने लगती है ना? लेवरेज का कॉन्सेप्ट वही है। लेवरेज डिवाइड हुआ है, ड्राइव हुआ है वर्ड लीवर से, ये वाला लीवर नहीं। लीवर मींस गियर, यानी जब हम लीवर घुमाते हैं, गियर घुमाते हैं, तो गाड़ी भागने लगती है। लेवरेज ये कहता है कि भाई आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ऐसे यूज करो कि आपको फायदा मिले। हमने कहा इस केस में हमारे लिए, अगर आपसे पूछे कोई बेटर, दोनों में अगर कंपैरिजन करवाने की ऐसे कोशिश करें, जस्ट ऐसे ही, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में अच्छी कंपनी आपको कौन सी लग रही है? एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड मेहनत कम कर रही है और फायदा ज्यादा पा रही है, जबकि वाई लिमिटेड जितनी मेहनत करी उतना ही फायदा मिला। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगी उतना अच्छी बात है? ऊपर वाले केस में एक्स लिमिटेड में मैंने देखा फिक्स कॉस्ट थी, नीचे में नहीं थी, तो अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट होना अच्छी बात है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। जितनी ज्यादा होगी फिक्स कॉस्ट उतनी अच्छी बात है, कह सकता हूँ। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सर वो कहाँ है? वो मैं लिखूंगा। मान लो एक्स लिमिटेड में ही दोबारा चला गया मैं, मान लो दूसरे साल में इनके साथ ऐसा ना हुआ होता जो लिखा है बोर्ड पे, इसकी जगह जो मैं लिख रहा हूं ये हुआ होता, दुनिया में कोरोना फैल गया होता, और एक्स लिमिटेड के साथ क्या हुआ होता? ईयर 2 की बात करते हैं, इनकी सेल आधी हो गई होती, 100 की 50 हो गई होती। अगर सेल 50 हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट, जाहिर सी बात है आप बिल्कुल समझदार हैं, आप कह रहे 20 हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज का हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट 20 हो जाएगी, EBIT 10 हो जाएगा। यानी सेल तो आधी हुई, अगर आप देखें तो 100 की आधी, 100 की आधी हुई थी, 50 हो गई, लेकिन EBIT 40 का आधा 20 नहीं हुआ, और कम हो गया, 10 हो गया। वाई में जाएं, अगर वाई के साथ भी कोविड की सिचुएशन रही, दुनिया में आया था, तो इसके साथ भी ये कहां बचेगा? तो भैया वाई में भी सेल आधी हो गई, 100 की 50 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट 50 की कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, और कंट्रीब्यूशन 25, फिक्स कॉस्ट 0, EBIT, इसकी सेल आधी हुई तो इसका EBIT भी आधा ही हुआ है। लेकिन एक्स लिमिटेड तो बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच गया।
तो क्या मैं ये कहूं फिक्स कॉस्ट नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ज्यादा में भी दिक्कत है, आपने देखा, तो नहीं होए। देखो, अगर इसका एक जनरल स्टेटमेंट होता कि फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी, तो ना मैं आपको पढ़ा रहा होता और ना आप इतनी दूर से पढ़ने आते। एक बाहर एक नोटिस लगा दी जाती, फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, सभी लोग अपना व्यापार कर लेते, आपसे कौन कंसल्टेंसी मांगता, कौन फीस देता। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि फिक्स कॉस्ट जितनी कम हो उतनी अच्छी, तो भी आप ना पढ़ने आते। आप घर से निकलते, जिस ऑटो टेम्पो में आप आ रहे होते वो भी कहता कहाँ जा रहे हो? अरे फिल्म पढ़ने जा रहे हो, फिक्स कॉस्ट जितनी कम उतनी अच्छी होती, चलो वापस चलो। इसका मतलब ये है, वो तो डिपेंड करता है आपकी अपनी सिचुएशन पे कि आपने उस समय गाड़ी में कौन सा गियर डाल रखा है। अगर फिफ्थ की जरूरत है तो फिफ्थ डाला है तो ठीक है, लेकिन अगर सेकंड गियर की जरूरत है और आप गुमटी जैसी गलियों में उसको फिफ्थ में और 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आंखी कहां खुलेगी भगवान के पास, या पता नहीं। लेवरेज सेम चीज है। लेवरेज एक तरीके की, मैं बोलूं अगर, पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसको हम लोग, एक तरीके का ये पावर है। आप लोगों से तेजी से भाग सकते हैं, जिसके पास फिक्स कॉस्ट नहीं होगी उसके मुकाबले आप तेजी से भाग सकते हैं। इन्फ्लुएंस है, आप फिक्स कॉस्ट को लगा करके आगे भाग सकते हैं। इट कैन बी एडवांटेज, इट कैन बी डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिपेंड करता है आपने उसको कैसे यूज किया। वापस ऊपर चलूं, ये जो आपने नोट किया है कॉपी में, इस पूरे में मोटी मोटी हमको दो फिक्स कॉस्ट दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर मान ले, बस यहां तक देखना जितना मैं बता रहा हूं। सर कहां तक देखें? सेल्स से लेके, केवल आप देखना बेटा, ज्यादा मत देख लेना, केवल यहां तक देखो। चलो अच्छा, E8 यहां तक देख लो, E80 तक देख लो, बस इतना पोर्शन आप देख लो। इस पूरे में अगर आप देखो ध्यान से तो दो फिक्स कॉस्ट है। सर आपने एक ही लिखी है? दो है, मैंने दो लिखी है। बिल्कुल सही आप कह रहे, एक तो जिसको फिक्स कॉस्ट के नाम से ही बोल रहे हैं हम लोग, ये वाली, और एक ये जो ब्याज है, आम तौर पे ये भी तो फिक्स्ड होता है। बैंक से लोन लेकर क्या है, ब्याज देना पड़ता है। रेट तो पहले ही मैं तय कर लेता हूं ना, कि बैंक ये कहता है कि जितना कमाओगे उस हिसाब से ब्याज देना। ऐसा तो बैंक नहीं कहता। आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, 10% ब्याज पे 10 लाख का ब्याज बना, नहीं भी कमाइएगा तो भी 10 लाख देंगे। और उससे अगर उस पैसों से आप 20 लाख कमा लेंगे तो भी देना तो 10 ही लाख है। यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही फिक्स्ड है। अच्छा, ये टैक्स फिक्स नहीं होता क्या बेटा? टैक्स, टैक्स जो है ये भी तो फिक्स कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। आप ज्ञानी लोग हैं, आप कह रहे हैं सर ये तो अकॉर्डिंग टू इनकम कैलकुलेट होता है, इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा बनेगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा। यानी दो फिक्स कॉस्ट आपने देखी। इन दोनों में अगर मैं डिटेलिंग करूं तो इस वाली फिक्स कॉस्ट को, जिसको फिक्स कॉस्ट नाम से लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते चलो अभी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और सर ये जो है ना इंटरेस्ट वाली, ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है बेटा? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। आमतौर पे एक एंटरप्राइज में दो ही तरीके की फिक्स कॉस्ट होती हैं। एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी उसके ऑपरेशन से संबंधित कॉस्ट, और एक फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, नाम समझ में आ रहा है, जहां से फाइनेंस ले रखा है, लोन डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो ब्याज जा रहा है, वो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। दो तरीके की होती है। सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग का एग्जांपल, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का एग्जांपल में भी रेंट, फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, मे बी मैनेजर की सैलरी जा रही है, मे बी मशीन्स पे डेप्रिसिएशन है, ये सब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का फंडा। आज की तारीख में ज्यादातर लोग ये दो फिक्स कॉस्ट को अगर मैनेज कर ले गए तो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है। अगर उतना भी नहीं कमा पाए तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम लोग लेवरेज में यही पढ़ेंगे कि हमारे पास कितनी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए या कितनी है, उससे कितनी रिस्क है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है
तो मैं कहता हूं कि उसकी ऑपरेशनल रिस्क यानी बिजनेस रिस्क इसको बोलते हैं, उसकी बिजनेस रिस्क ज्यादा है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, फाइनेंशियल से कौन सी रिस्क बनी, फाइनेंशियल रिस्क, तो उसकी फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। लेवरेज हमको यही स्टडी करवाता है, बताता बहुत कुछ है। अभी के लिए हम ये समझते हैं लेवरेज हमको एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की स्टडी कराएगा और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की स्टडी कराएगा। जब हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की स्टडी करेंगे तो जो लेवरेज निकल करके आएगा वो कहलाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। जब हम फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की स्टडी करेंगे तो जो लेवरेज निकल के आएगा वो कहलाता है फाइनेंशियल लेवरेज। बिल्कुल सही तुक्का मारा आपने। आमतौर पे आपने दो लेवरेज देखे, एक ऑपरेटिंग लेवरेज जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से डील करता है, कैसे करता है कैसे निकलता है सब समझेंगे, और एक फाइनेंशियल लेवरेज जो फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवरेज ए फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से डील करेगा। जब हम दोनों को एक साथ करके अगर बात करते हैं कि दोनों फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट बताइए एक साथ, तो तीसरा लेवरेज निकल के आता है इन दोनों को जोड़ के, जिसका नाम होता है कंबाइंड लेवरेज। यानी बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवरेज, पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज, और तीसरा इन्हीं दोनों को जोड़ करके जिसको हम कुछ लोग टोटल लेवरेज भी बोलते हैं, कुछ लोग कंबाइंड लेवरेज भी बोलते हैं, होती एक ही चीज। एक एक करके समझने चल रहे हैं कि क्या है लेवरेज, कैसे निकलता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आप अपनी बुक खोल लीजिए, चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं लेवरेज के बारे में। चलिए शुरू किया जाए। यहां से स्टार्ट करूंगा, मेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, इधर से स्टार्ट करूंगा। डन, खोल ली बुक। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है लेवरेज के बारे में। नाम में दो लिखे हैं, ओके, एक ऑपरेटिंग एक फाइनेंशियल, ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या। द टर्म लेवरेज refers to increased means of accomplishing some purpose। लेवरेज की मदद से हम थोड़ा ज्यादा या थोड़ा ज्यादा तेजी से अपना पर्पस अचीव कर सकते हैं। लेवरेज मींस अपने फिक्स कॉस्ट थोड़ा लगाने से हम लोगों के मुकाबले ज्यादा अचीव कर सकते हैं। हमने देखा ऊपर कि वाई लिमिटेड के मुकाबले एक्स लिमिटेड का ईबीआईटी ज्यादा तेजी से बढ़ा। एक्स लिमिटेड ने भले ही सेल बढ़ाई थी 100% से, लेकिन उसका ईबीआईटी 150% बढ़ा, यानी सेल से भी ज्यादा बड़ा मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखा हमको उसके ईबीआईटी में। द टर्म leverage refers to increased means of accomplishing some purpose। सर लेवरेज क्या चीज होती है? वैसे जनरल मीनिंग में बात करें तो लेवरेज इज यूज्ड टू लिफ्टिंग, क्या लिखा है देखो, हैवी ऑब्जेक्ट। कह रहे जो आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारी मशीन होती है जो हैवी ऑब्जेक्ट उठाती हैं, वो लेवरेज की मदद से उसको लीवर खींचती हैं तो उठता है, विच में नॉट बी अदरवाइज पॉसिबल, जो वैसे पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो सर फाइनेंस में कहां से आ गई वो मशीन? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेवरेज का मतलब क्या हुआ? इन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू लेवरेज रेफर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेवरेज रेफर्स टू फर्निश द एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। कह रहा है लेवरेज क्या है? ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता बताता है कि आपने अपने किस हिसाब से, दो चीजों के बारे में लिखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट एसेट कितना यूज किया और फिक्स्ड फंड। पता है फिक्स्ड कॉस्ट एसेट से कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट होगी? फिक्स्ड कॉस्ट एसेट से कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट होगी बताओ? फिर क्या बताएं, पता ही नहीं है।
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एसेट का मतलब हुआ जैसे कि मशीन हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जनरेट होगी। फिक्स्ड फंड से क्या जनरेट होगा? फिक्स्ड फंड्स, फंड्स ले क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा सर, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। कह रहे इंक्रीज कर सकते हैं हम रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स से क्या लेना देना हो गया भाई इसमें? ये बात तो कम समझ में आई। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में लेवरेज का मतलब होता है कि हम अपनी एबिलिटी यूज करें फिक्स कॉस्ट एसेट या फंड्स को, ताकि हम शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न इंक्रीज कर पाए। देखिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको नोट कराया था जहां पे हम लोगों ने ईपीएस तक निकालना सीखा, अर्निंग पर शेयर। अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि आपका ईबीआईटी मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखा रहा है, यानी सेल 100% बढ़ रही है, ईबीआईटी 150% बढ़ रहा है। अगर ईबीआईटी ज्यादा और बढ़ रहा है, इस सबका फायदा किसको मिलेगा अल्टीमेटली? जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी अल्टीमेटली। क्यों? बाकी चीजें तो बीच में फिक्स्ड ही थी भाई। इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, चलो प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स्ड है। जितना ज्यादा सही तरीके से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पाएंगे, अल्टीमेटली शेयर होल्डर उतना ही खुश होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल अबाउट यही है कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिर से पढ़िए लाइन को। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू लेवरेज का मतलब है टू फर्निश अपनी एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट। अब एबिलिटी क्यों लिखी है? ये नहीं लिख सकते कि आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर लो, कम से कम यूज कर लो। हर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी क्षमता है, जितना झेल सकते हो उतना यूज करो कि आपके लिए कितना ऑप्टिमम है। ठीक है, लेवरेज की डेफिनेशन की बात करें तो जेम्स हॉर्न साहब ने कुछ बताया है। क्या बताया है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट, एसेट को एम्प्लॉय करना मतलब लगाना, इन्वेस्ट करना, या फंड। एसेट से आती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फंड से आती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट फॉर विच फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। यानी लेवरेज क्या है? लेवरेज है कि अपने एसेट्स को या फंड्स को लगाना जिसके लिए फर्म को फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है या फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो होता है लेवरेज। यानी लेवरेज बेसिकली फिक्स्ड आइटम से डील करने की कोशिश करता है और रिलेशनशिप बताने की कोशिश करता है कि भैया उससे आपके प्रॉफिट्स में, आपके ईबीआईटी वगैरह में क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ध्यान से, टाइप्स ऑफ लेवरेज सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। एफएम ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में लगती है थोड़ा सा कि कम आ रही है, लेकिन उसके बाद आपको एफएम लगेगा कि सबसे अच्छा यही आता है। टाइप्स ऑफ लेवरेज। लेवरेज कितनी तरीके के बताए हुए? 3। एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंशियल और एक कंबाइंड। कंबाइंड का एक और नाम यहाँ लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही लिख लीजिए, और टोटल लेवरेज भी आप इसको बोल सकते हैं। हाँ जी। द कंपनी में यूज फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज, ये बीच वाला और हटा देता हूँ। द कंपनी में यूज फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज टू इंक्रीज ईबीआईटी एंड ईपीएस। ठीक है। द लेवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स में इन्वेस्ट करना, फैक्ट्री ले ली, मशीन खरीद ली। इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है, जो रिलेटेड लेवरेज है, वो कौन सा होगा? ऑपरेटिंग की फाइनेंशियल? ऑपरेटिंग होगा। लेवरेज जो एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, वो ऑपरेटिंग लेवरेज कहलाता है। अच्छा सर, इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहें तो वहां लिख लीजिए फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की फिक्स सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स एसेट्रा। फैक्ट्री रेंट, फिक्स्ड मैनेजर सैलरी, डेप्रिसिएशन एसेट्रा, ये सब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज may be defined as the company ability to use। किस चीज को यूज करना? ऑपरेटिंग लेवरेज की अब सिर्फ बात करें, फाइनेंशियल की बाद में बात करेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज may be defined as the company's ability to use कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? जैसे एक्स लिमिटेड ने सेल 100% बढ़ाई थी, लेकिन उसका ईबीआईटी 100 से भी ज्यादा बढ़ा था, 150% बढ़ा था।
उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग इफेक्ट। कि आपने तो केवल 100% बढ़ाया लेकिन इंपैक्ट उसका और ज्यादा दिखाई दिया, वो होता है मैग्नीफाइंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं हम लोग, या मल्टीप्लाइंग इफेक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। कि मल्टीपल्स में बढ़ी सेल, तो आपने वन टाइम बढ़ाई, केवल दुगनी करी यानी वन टाइम बढ़ाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ईबीआईटी वन टाइम से ज्यादा बढ़ा था। तो कह रही हैं कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज में भी डिफाइंड एज द कंपनी एबिलिटी टू यूज कौन सी कॉस्ट बेटा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन ईबीआईटी। ये किया था कि सेल में इतना चेंज हुआ तो ईबीआईटी में 150% चेंज हो गया। यानी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज केवल क्या स्टडी बताता है वो सुनो। ऑपरेटिंग लेवरेज दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है, एक सेल के और ईबीआईटी के। सर क्या? देखो ऊपर वाले में अगर मैं चलता हूं, ऊपर वाले में इसमें पता है ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए केवल हमें एक कॉस्ट को दिमाग में रखना है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए कौन सी कॉस्ट है बेटा बताना? ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट है। यानी कौन सी वाली? ये वाली। तो ऑपरेटिंग लेवरेज केवल यहां से लेके यहां तक ही केवल बात करता है। वो कहता है नीचे वाला पोर्शन अभी हमारा नहीं है, नीचे वाला पोर्शन फाइनेंशियल लेवरेज देखेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज केवल देखता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आया। और बताता क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स का और ईबीआईटी का रिलेशन बताता है। यानी ये बताता है कि सेल अगर इतने परसेंट बढ़ेगी तो ईबीआईटी कितने परसेंट बढ़ेगा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल भी तो मैंने निकाला था फॉर्मूला यूज करके कि भैया सेल 100% बढ़ी तो मेरा ईबीआईटी 150% बढ़ेगा। लेकिन लेवरेज की मदद से प्रैक्टिकल जीवन में मेरे को वो पूरे कैलकुलेशन नहीं करने होते, पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, मैं केवल ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लेता हूं। मान लीजिए प्रैक्टिकल जीवन में मैंने किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला और किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज आया 2 टाइम्स। कैसे निकालता हूं भी सिखाऊंगा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज। मान लीजिए किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज आया 2 टाइम्स, तो वो केवल इतना बताता है 2 टाइम्स कि भैया अगर जितनी भी इसकी सेल बढ़ेगी उसका 2 गुना उसका ईबीआईटी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज सेल और ईबीआईटी के बीच की रिलेशनशिप बताता है। मान लो किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज आया 3 टाइम्स, तो वो ये बताता है कि जितनी इसकी सेल बढ़ेगी उसका 3 गुना इसका ईबीआईटी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज किसी का आया 1 टाइम, तो वो ये बताता है जितनी सेल बढ़ेगी उतना ही ईबीआईटी बढ़ेगा। 2 टाइम आया 2 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज आया 2 टाइम्स, कोई कहे हमसे कि अगर उसकी सेल हम 10% बढ़ाएंगे तो ईबीआईटी कितने परसेंट बढ़ेगा, तो हम कहेंगे जस्ट 2 गुना होगा। यानी अगर 10% सेल बढ़ाएंगे तो ईबीआईटी 10 इंटू 220% बढ़ेगा। अगला केस ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम, उसकी सेल बढ़ेगी अगर 40% तो ईबीआईटी 80% बढ़ेगा। अगर उसकी सेल 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 200% बढ़ेगा। सेम तरीके से अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज आया 3 टाइम्स का, उसकी सेल अगर बढ़ेगी 20% तो ईबीआईटी 60% बढ़ेगा। 20 इंटू 3, तो सर केवल बढ़ेगा ही, गिरेगा नहीं? नहीं बेटा, गिर भी सकता है। सेम चीज में आता हूं, किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज आए 2 टाइम्स, तो इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि अगर उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 20% बढ़ेगा। और इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि अगर उसकी सेल 10% गिरेगी तो उसका ईबीआईटी 20% गिरेगा। दोनों ही जगह मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखाएगा। फिर ऊपर देखा था हम लोगों ने कि भैया बढ़ रहा था तो भी तेजी में बढ़ रहे थे हम वाई के मुकाबले, एक्स लिमिटेड वाई से तेजी में बढ़ रही थी और गिर रही थी तो भी तेजी में गिर रही थी। ये बताने की कोशिश करेगा हमें ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का सर अच्छा फिक्स कॉस्ट से डील करेगा। देखो एक बात बताओ, अगर हमें फिक्स कॉस्ट का इसका फिक्स कॉस्ट का हमें इंपैक्ट देखना है कि इस फिगर पे फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट क्या हुआ, तो हम एक इससे पहले वाली फिगर ले लेते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, और एक इसके बाद वाली फिगर ले लेते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट आ चुका होता है। सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ जा नहीं रहा है? कुछ नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज में हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं ईबीआईटी से, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मैं फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा ये आसमान से नहीं उतरा, इंसान ने बनाया है। इसका केवल मतलब इतना है कि उस इंसान ने एक फिगर ले ली फिक्स कॉस्ट के इंपैक्ट से पहले वाली और एक ले ली उसके बाद वाली, और दोनों की रिलेशन बता दिए कि भैया 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, तभी तो रिलेशन बता पा रहा है। चलो नीचे चलते हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देते, नीचे चलिए। लेवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज। इट इज कॉल्ड
ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी, ऑपरेटिंग लेवरेज may be defined as the company's ability to use fixed operating cost to magnifying को अंडरलाइन करके लिखना हो तो लिख लो, मल्टीपल इफेक्ट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल्स इफेक्ट, कि जितनी सेल बढ़ी उससे ज्यादा ईबीआईटी बढ़ गया, या जितनी सेल गिरी उससे ज्यादा परसेंट ईबीआईटी गिर गया। मैग्नीफाइंग द इफेक्ट्स ऑफ किसके किसके बीच की रिलेशनशिप है, चेंजेस इन सेल ऑन ईबीआईटी, कि कितना चेंज सेल में होगा उससे कितना अंतर आ जाएगा किसमें, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर बताना जरा, हम लोग ने जब ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए कहा तो मैंने आपसे क्या कहा कि केवल उतना पोर्शन देखो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, केवल उतना देखो। उतने पोर्शन में कौन कौन सी, एक फिक्स भी आ गई एक वेरिएबल भी आ गई। कह रहा है वो दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट को लेके अपना आंसर बताता है। तो वो दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट को लेता कैसे, एक कंट्रीब्यूशन उठा लेता है, जब कंट्रीब्यूशन उठाते हैं तो वेरिएबल अपने आप माइनस हो चुकी होती है, और एक फिक्स के बाद वाली यानी ईबीआईटी उठा लेता है। व्हेन द कंपनी इज सेट टू हैव ए हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर कोई आपसे कह रहा है कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, मैं दो ऑप्शन बोलूंगा, दो में एक सही है एक गलत है। एक कोई इंसान कह रहा है कि भैया ये कंपनी है, मैं कहा कौन सी, कह रहा है ए लिमिटेड मान लो, कह रहा है इसके यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, पहला ऑप्शन वो ये कहना चाह रहा है कि उसके यहाँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा ऑप्शन वो ये कहना चाह रहा है कि उसके यहाँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि उसके यहाँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। भी मैं आपको प्रूव करूंगा, फॉर्मूले से समझाऊंगा कैसे। व्हेन द कंपनी इज सेट टू हैव ए हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इफ इट एम्प्लॉयज, कब, अगर उसके यहाँ ग्रेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ज्यादा है फिक्स्ड एसेट, और वेरिएबल कॉस्ट कम है, यानी फिक्स्ड एसेट ज्यादा है, इतना ध्यान रखना। 10 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड करती है आपके अलग अलग क्या क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कितनी फिक्स्ड है कितनी वेरिएबल। जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जरा बताना, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल यही बना ले रहे हैं आपके लिए। मान लेते हैं किसी की सेल है 100 की, उसकी वेरिएबल कॉस्ट सर मान लीजिए कितनी मान ली बेटा, चलो सर 20 मान लीजिए, ठीक है 20 मान ली। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 80, और उसकी फिक्स कॉस्ट मान लेता हूँ आपके लिए सर इसको 30 मान लीजिए, ठीक है मान लिया बेटा। तो ईबीआईटी कितना है बेटा बताना, 50, राइट। अब अगर इसको मैं ऑपरेटिंग लेवरेज इसका निकालने की बात करूं तो मैं फॉर्मूला तो लगाऊंगा कंट्रीब्यूशन अपॉन, दिख रहा है ना आप लोगों को जी, कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या लगाऊंगा बेटा, ईबीआईटी लगाऊंगा, यानी दैट मीन्स 80 अपॉन 50 करूंगा। जरा करना 80 अपॉन 50, सही से बताना बेटा है। चलो मैं भी कर लेता हूँ, भरोसा कम करना चाहिए। 80 अपॉन 50 1.6, गुड 1.6 टाइम्स, इसको जो भी आता है टाइम्स बोला जाता है। अब सेम केस में अगर मैं कह लूँ सेम एग्जाम्पल, लेकिन उसकी फिक्स कॉस्ट को मैं कम करता हूँ थोड़ा सा, सर बढ़ा के दिखाइए, कुछ भी कर लो, चलो समझाना है। 20 है 80, सर बढ़ा दीजिए, चलो 40 कर देते हैं, बढ़ा दी कि मान लो इसकी 30 ना होती, दूसरी कंपनी 40 होती, तो ईबीआईटी कितना होता, 40 होता। इसका जरा अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने बैठे तो क्या डिवाइड बाई क्या करेंगे, 80 कंट्रीब्यूशन, 80 को डिवाइड करेंगे ईबीआईटी 40 से, तो कितना आएगा 2 टाइम्स। फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा ना। पहले ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा था 1.6, अगर ये पहले वाले केस में है, और दूसरे वाले केस में आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आप कह रहे 80 अपॉन 40 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। क्यों बढ़ा, फिक्स कॉस्ट बढ़ने से ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों बढ़ा, हमको बस उतना बता दो। क्योंकि फॉर्मूला है, मैथ्स लग रही है, मैथ्स कह रही है कंट्रीब्यूशन ऊपर आएगा, ईबीआईटी नीचे आएगा। फिक्स कॉस्ट जब बढ़ती है तो उसे ईबीआईटी कम होता है। फिक्स कॉस्ट बढ़ने से कंट्रीब्यूशन में तो आमतौर पे कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं ना, ये वो भी पहले भी 80 था, पहले भी 80 था और अब भी 80 है। फिक्स कॉस्ट बढ़ने से बस ईबीआईटी में इंपैक्ट पड़ा, ईबीआईटी पहले 50 था 40 हो गया, ये फर्क पड़ा। फॉर्मूले में ईबीआईटी किस तरफ है, नीचे डिनोमिनेटर में। अगर थोड़ा सा हम लोग पढ़े लिखे की भाषा में बात करें
तो नीचे ऊपर ना करें, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में है ईबीआईटी, अगर ईबीआईटी कम हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो रिजल्टिंग ऑपरेटिंग लेवरेज जो निकल के आएगा वो ज्यादा आएगा ना। किसी चीज को कम से डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगी ना। आई थिंक इतनी तो मैं आपके साथ मैथ्स डिस्कस कर सकता हूं ना। ठीक है, इतनी परमिशन है सर। फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने से ईबीआईटी, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने से ईबीआईटी बढ़ता है, कम होता है, ज्यादा आता है, कम आता है। फिक्स कॉस्ट ज्यादा, ईबीआईटी कम, याद कर डालो। अरे दिमाग लगाओ ना, फिक्स कॉस्ट किसी की ज्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो ईबीआईटी आता है। फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो ईबीआईटी कम आएगा। ईबीआईटी कम आया, ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। यही तो वो ऊपर बोल रहा था बेचारा, वो क्या बोले बेचारा, यही कहने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेटिंग लेवरेज में वो ये बता रहा था कि अगर आपका जो है, कहाँ गया वो लाइन, हाँ ये, ऑपरेटिंग लेवरेज में आपका हाई तब आएगा जब आपका अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज। यहां तक कुछ किया दिमाग में? एक और फॉर्मूला होता है वो बाद में समझेंगे, पहले इसी को एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज का जो अभी एक सीखा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मैंने आपको जानबूझ करके कहा कि याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर दिखाया था कि सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से डील करता है, तो एक उसके ऊपर की फिगर उठा लेते हैं, एक उसकी नीचे की फिगर उठा लेते हैं। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो गया कि ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन, नीचे वाला ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज। एक क्वेश्चन है, कॉपी निकाल लीजिए, साथ में करिए। फॉर्मेट वही रखिएगा जो मैंने सिखाया, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी। चलिए पढ़ के देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टिंग डेटा, डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। और ये भी बताना है कि किस कंपनी की बिजनेस रिस्क ज्यादा है। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा उसके यहाँ बिजनेस रिस्क भी ज्यादा है। चलो पहले तो दो कंपनियां दी हैं, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए की सेल है 25 लाख की, बी की है 30 लाख की। फिक्स कॉस्ट दोनों की दी हुई है, ठीक है जी। और नीचे क्या बताया है? वेरिएबल एक्सपेंस या वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी बोल लो, वेरिएबल एक्सपेंस दिया है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल आर 50% फॉर कंपनी ए एंड 25% फॉर कंपनी बी। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। कह रहा वेरिएबल कॉस्ट ए की जो है वो सेल की 50% है। आ रहा है क्या? मतलब समझे? आ रहा है तो चलो ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहले मैंने सेल उठा ली, ठीक है सर, सेल ले ली। सेल 25 लाख है। एक एक की करते हैं, फिर बाद में बी की करेंगे, पहले ए की। लेस वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट ए की जो है वो क्वेश्चन कह रहा था 50% है, यानी 50% कैसे आएगा? 25 लाख का 25 लाख का 50% कितना आया सर? यही आया 12,50,000, ठीक है जी। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आया 12.5 लाख रुपए का। फिक्स कॉस्ट ऊपर दी थी, कितनी दी थी? 7,50,000 की फिक्स कॉस्ट थी, 7.5 लाख की फिक्स कॉस्ट हुई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी आया 5 लाख। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगा लो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी करिएगा तो आ जाएगा, है जी। बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर आया ए के लिए 2.5 टाइम्स।
बी के लिए चलिए करते हैं। बी की आपने बी का भी निकाली इतनी देर में, वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं। बी की अपनी जो सेल है वो कितनी है? 30 लाख रुपीस की सेल है, ठीक है जी, 30 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट जो है बी की वो कितनी है? 25%। तो 30 लाख का 25% निकाल लिया होगा आपने, यही है 7,50,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस करके, फिक्स कॉस्ट ऊपर दी हुई थी 15 लाख रुपए की, तो हमारा ईबीआईटी आया 7,50,000 का। और आपने फिर सिमिलरली ये निकाल लिया और ये आया 3 टाइम्स, और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 आ रहा है ना, कैलकुलेशन मिलाते रहना, कुछ कम ज्यादा हो तो बता देना, संकोच मत करना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक तो ये भी निकालिए, एक और चीज कुछ कह रहा था क्वेश्चन, क्या निकालने के लिए कह रहा था? किसकी ज्यादा रिस्क है कमेंट करने के लिए कह रहा था। वैसे एग्जाम में कमेंट तो नहीं करेगा, ऑप्शन ही में पूछ लेगा किसकी ज्यादा है। जिसका ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज उतनी ज्यादा रिस्क, देखो कुल मिला के समझो, जिसके यहाँ जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उसके यहाँ उतनी रिस्क ज्यादा है ना, कि कल को अगर बिजनेस नहीं चला तो फिक्स कॉस्ट मेट भी नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है। जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतनी ज्यादा रिस्क, जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज, उतनी ज्यादा रिस्क, यानी जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है उसकी रिस्क ज्यादा है। आओ जरा नीचे आंसर पढ़ें, कमेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी बी का हायर है, हाँ जी, कंपनी बी में ऑपरेटिंग रिस्क भी इसलिए ज्यादा है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज के यूजेस बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज is one of the technique to measure impact of change in sale for change in profit। बार बार वही बता रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज कौन सी दो चीजों के बारे में रिलेशन बता रहा था? सेल और ईबीआईटी की, कितने परसेंट चेंज सेल में होगा तो कितना ईबीआईटी में होगा, यही लिखा है। इफ एनी कंपनी एनी चेंज इन सेल्स, कोई भी चेंज अगर सेल में होता है, इट विल लीड टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प करता है अपनी पोजीशन पता करने में कि कितनी फिक्स्ड है कितनी वेरिएबल है। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यू। सेल्स का मतलब तो आप सेल्स समझ ही गए, रेवेन्यू का मतलब वही ईबीआईटी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, उन दोनों की रिलेशनशिप में अपने को मदद करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर पाए फिक्स कॉस्ट जो हमने इन्वेस्ट करी है इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इट डिस्क्राइब करता है हमारी पूरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की पोजीशन को। कुल मिलाकर के हिंदी में केवल एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ऑपरेटिंग लेवरेज दो ही चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है, सेल की एंड ईबीआईटी के। एंड फॉर्मूला जो होता है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मैंने आपको एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे ही दिया था जो मैंने कहा था नोट नहीं करना है, उसमें अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप मेरे को ये एक्स लिमिटेड का है, एक्स लिमिटेड का ईयर वन, केवल सेकेंड ईयर भूल जाना, ईयर वन का एक्स लिमिटेड का इतना डेटा यूज करके क्या आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं? आपके सामने डेटा है, फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। 1.5 टाइम्स आया, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सर 1.5 टाइम्स आ रहा है इसका ऑपरेटिंग लेवरेज ईयर वन का। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है, तो आपने किया होगा 60 अपॉन कितना बेटा, 40 किया होगा और 1.5 टाइम्स आया, ठीक है। आ गया ना सबका? वाई का अगर मैं ईयर वन का आपसे कहूं, वाई का ईयर वन का, ईयर टू का मैं कभी निकालता ही नहीं हूं, वाई का ईयर वन का कितना आया? 1 आ रहा है पक्का? क्या किया, कंट्रीब्यूशन था 50, ईबीआईटी भी 50 था, वन टाइम। अगर मैं आपसे कहूं एक बात तो आप बताना ट्रू की फॉल्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट जीरो है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी जीरो होगा, फॉल्स। अगला, अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है तो इसका मतलब उसके यहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, ट्रू, पक्का ट्रू, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। एग्जाम के लिए एमसीक्यू है आपके लिए,
अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1 टाइम है, दैट मींस उसके यहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है, तभी तो 1 टाइम आएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन को डिवाइड जब आप ईबीआईटी से करेंगे और फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही ईबीआईटी, और 1 टाइम होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा सर, एक बात आपने और भी समझाई थी क्या? सर आपने ये समझाया था कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो सेल का एंड ईबीआईटी का रिलेशन बताता है, जिसमें आपने एक एग्जांपल लिया कि अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम आया, तो उसका मतलब आपने कहा कि अगर उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 20% बढ़ेगा। अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आता तो सेल 20% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 40% बढ़ेगा। सेल 100% अगर उसकी बढ़ेगी, किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 2 टाइम है और उसकी सेल अगर 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 200% बढ़ेगा। सेम तरीके से अगर किसी का ईबीआईटी किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 टाइम्स है, किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 टाइम्स है, दैट मींस कि अगर उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 15% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, 1.5 गुना यानी 10 इंटू 1.5। अगर उसकी सेल 20% बढ़ेगी तो 30% बढ़ेगा, 20 इंटू 1.5 उसका ईबीआईटी। अगर उसकी सेल 100% बढ़ेगी, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 है, और उसकी सेल अगर 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी, आपने बिल्कुल सही कहा, 150% बढ़ेगा। अगर वो 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 150% बढ़ेगा, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 होगा। अब सुनो, प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, समझो ध्यान से। मान लीजिए आप एक कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, आपका सीनियर आपके पास आया, उसने कहा सीएस साहब, आपने कहा हाँ, उसने कहा भाई साहब ये ना इस साल का डेटा है मेरे पास, ये ईयर 1 का डेटा आपको दिया उसने, केवल इतना दिया उसने कि सेल है 100, बाकी वेरिएबल कॉस्ट 40, कंट्रीब्यूशन 60, फिक्स कॉस्ट 20, ईबीआईटी 40, और कुछ नहीं दिया उसने आपको। मतलब ये उसका रियल डेटा है कि इस साल हम लोगों ने, ये मान लो इन फिगर्स लैक्स में है, तो कह रहे इस साल हम लोगों ने ना ईबीआईटी 40 लाख कमाई है। आपने कहा अच्छा। कह रहा है यार इस बार ऐसा लग रहा है अगले साल हम लोग जिस बिजनेस में है वो बिजनेस बड़ी तेजी में बूम करेगा और हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग दोगुनी सेल कर ले जाएंगे। आपने कहा वेरी गुड, हमसे क्या चाहते करो। उसने कहा नहीं नहीं, हम ये निकलवाना चाह रहे हैं तुमसे कि हमको ये बता दो कि अगले साल मेरा ईबीआईटी कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है, आप इसको क्या करेंगे, जो हम लोग ने किया, भैया सेल 100 थी तो 200 हो गई, 40 थी, वेरिएबल तो 80 हो गई, ये 60 था तो 120 हो गया, ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में वेरिएबल कॉस्ट कोई एक नहीं होती। आपने छोटे में ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया था, क्या केवल एक ही ट्रेडिंग में एक ही और पीएनएल में एक ही खर्चा पड़ता था? यहाँ तो हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं, बहुत सारी वेरिएबल होगी। एक प्रोडक्ट को बनाने में जाने कितने आइटम लगे होंगे, कितनी सारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगी। एक्चुअल में तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी उसका अगर ट्रेडिंग पीएनएल बनाने बैठे तो कई बार हो सकता है 2-2 3-3 पन्ने का बन जाए। तो एक तरीका तो ये है, आप उससे कहेंगे ठीक है सर, 2 गुनी हो जाएगी, तो आप एक काम करिए, हमको 10 दिन का समय दीजिए और हम एक नया फोरकास्ट करके ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट आप बोल दीजिए, पीएनएल बना के आपको प्रॉफिट बताते हैं कितना आएगा। तब तक तो वो कहेगा रहने दो, जाओ। दूसरा तरीका ये है, आपने पिछले साल की बैलेंस शीट निकाली, उसमें पीएनएल निकाला, आपने देखा पिछले साल उसकी सेल थी 100 की, उसका ईबीआई कंट्रीब्यूशन था आपका 60 का और ईबीआईटी 40 का था। आपने कैलकुलेटर पे ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला कि 1.5 आया। अब उससे पूछा सर आप क्या कह रहे थे, सेल अगर दोगुनी हो जाएगी, तो आपने मन में कहा दोगुनी का मतलब है कि 100% बढ़ जाएगी। फिर आपने दिमाग लगा 100% अगर सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी बढ़ेगा इसका 150%, जो कि इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 है, 150%। फिर आपने कैलकुलेटर उठाया कि पुराना ईबीआईटी 40 था, 40 में 40 का अगर 150% बढ़ाना है, या तो एक तरीका है 40 का 150% निकालो जरा, फिर बढ़ा देंगे। 60 फिर बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब 40 प्लस 60, या फिर 40 में डायरेक्टली 150% जोड़ दो, 40 प्लस 150% डायरेक्टली 100 आ जाएगा। आपने उसको बता दिया सर अगले साल फिर फोरकास्टेड ईबीआईटी आपका 100 होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज या लेवरेज जो है वो अपने को इस चीज में मदद करता है। यानी लेवरेज, अगर एग्जाम में आपके साथ उसने ऐसा दिया, सिंपल सा क्वेश्चन ले लें, एग्जाम में उसने आपसे कहा
क्या कह दिया आपसे उसने उसने आपसे कहा, एमसीक्यू दिया बड़ा छोटा सा, कि मान लो किसी की सेल है फर्स्ट ईयर की 100 रुपीज की, ठीक है, और उसका ईबीआईटी है फर्स्ट ईयर का, सेम क्वेश्चन को बना रहा हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, 40 रुपीज का, 40 रुपए का उसका ईबीआईटी है, और उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हम बता दे रहे हैं 1.5 टाइम्स है। हमने आपने कहा अच्छा। अब नीचे उसने क्वेश्चन में ये लिखा कि इफ इन सेकेंड ईयर sales increases by 100%, full stop, calculate new EBIT. न्यू ईबीआईटी मतलब सेकेंड ईयर का ईबीआईटी। क्वेश्चन केवल इतना दिया उसने, उसने कहा सेल है पहले साल की 100 रुपए, पहले साल का ईबीआईटी भी 40 रुपए दे दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 टाइम है, और कह रहा है अगर अगले साल उसकी सेल 100% बढ़ गई तो उसका नया ईबीआईटी कितने रुपए होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप कहेंगे कि उसका दो चीजें पहले आप पकड़िएगा, आप कहेंगे उसका ऑपरेटिंग लेवरेज तुमने दे दिया हमें 1.5 टाइम, और उसका बता दिए कि सेल 100% बढ़ रही है। फिर आप कैलकुलेटर में सोचेंगे 100 इंटू 1.5 कितना होता है, 150, यानी अगर किसी की सेल 100% बढ़ रही है तो उसका ईबीआईटी 150% बढ़ेगा। कैलकुलेटर उठाइएगा, पुराना ईबीआईटी लिखिएगा, पुराना ईबीआईटी कितना दिया है 40 प्लस 150%, 40 प्लस 150% का साइन, या 40 का 150 निकाल करके 150% फिर प्लस कर दो दोनों को, 100 रुपीज ऑप्शन में टिक लगाइएगा, हो जाएगा। ठीक, और ज्यादा समझदार एग्जामिनर होगा तो वो क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं देगा। पता है एक्चुअली बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उससे डर लगता है, जबकि वास्तविक में अब मैं आपको बताऊं जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना वो उतना इजी होता है, क्योंकि जितना बड़ा होगा वो अपने आप में सारी बातें खुद बता रहा होगा। खतरनाक होते हैं छोटे क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को टेंडेंसी इजी लगती है। सुनो यार, इसी का छोटा वर्जन बना रहा हूं, बन गया। पहले साल की सेल ही नहीं दी, केवल ईबीआईटी दिया आपको, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, सेकेंड ईयर में बोला है सेल 100% बढ़ी, नया ईबीआईटी बता दो। आपको जरूरत ही नहीं थी पहले साल की सेल की, जरूरत थी भी क्या, बिल्कुल नहीं थी, ठीक नहीं, नहीं थी। अगला, मान लो उसने ये 100% नहीं बोला आपसे, उसने कहा सेल बढ़ी है केवल, थोड़ा इजी रखते हैं, 10% बढ़ी है, सेल 10% अगर बढ़ी अगले साल तो अगले साल नया ईबीआईटी बताइए। 15% से बढ़ेगा ना, 40 का 15% निकाल के बढ़ा दो, 40 प्लस 15% कर देता हूं, 46 आंसर हो जाएगा, काम खत्म। एक और इसी में पूछ ही रहे हैं तो एक और पूछ लें, सब कुछ पूरा क्वेश्चन सेम रखते हुए इंक्रीजेस की जगह मैं लिख दूं अगर डिक्रीज हो गई, वो कह रहा है, वो कह रहा है 10% से अगर अगले साल उसकी सेल डिक्रीज हो गई तो नया ईबीआईटी कितना होगा। तो आप कहेंगे भैया ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 है, 10% से सेल डिक्रीज होगी तो यानी ईबीआईटी 15% से डिक्रीज होगा। ईबीआईटी था हमारा 40, 40 का 15% निकाल के माइनस कर दो, 6 रुपीज को माइनस कर दो, यानी नया ईबीआईटी आएगा 34। ठीक, आमतौर पे लेकिन वो आपसे इतना टफ पूछता ही नहीं, वो तो केवल आपको दे देगा भैया ये लो कंट्रीब्यूशन, भैया ये ले लो ईबीआईटी, भैया केवल ऑपरेटिंग लेवरेज बता दो, हम गदगद हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे ईबीआईटी से और क्या निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज। थोड़ा फंसाना होगा तो ये जरूर कर सकता है वो आपके साथ। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, मान लो एग्जाम में उसने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया और एग्जाम में उसने आपको कंट्रीब्यूशन भी दे दिया, और आपसे कह रहा है ईबीआईटी आप बताओ, ये तो आप कर ही लोगे ना, उस फॉर्मूले के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो आप भी कर लोगे। ठीक है, एनी डाउट, नहीं, वापस चलें, चलिए।
फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज बेटा किससे डील करता होगा? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से। अगर मैं आपसे कहूं जैसे आपने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बनवाया था, ये वाला चार्ट दिखवा करके, ये वाला चार्ट आपने देखा था और आपने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बता दिया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट से पहले का आपने उठा लिया था और एक फिक्स कॉस्ट के आपने बाद का उठा लिया था। अगर उसी हिसाब से मैं आपसे बोलूं कि केवल आप इतना चार्ट देखना, सर कितना देखें? केवल बेटा आप जो देखो वो एक काम करो, यहां से यहां तक देख लो बस। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया, यही है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, तो ईबीटी आ गया। हमें अगर फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला बनाना पड़ा तो क्या बनाए? क्या बात है, आप लोग तो फॉर्मूले बनाने लग गए हैं। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिवाइड कर दें ईबीटी, यानी फाइनेंशियल एवरेज किसके किसके बीच की रिलेशनशिप बताएगा? इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप बताएगा। किसके किसके बीच की? ईबीआईटी और ईबीटी। ऑपरेटिंग एवरेज किसके किसके बीच की रिलेशनशिप बताता था? सेल की और ईबीआईटी की। ठीक है, चलो अब फाइनेंशियल एवरेज की तरफ चल रहे हैं। अ लार्ज एक्टिविटी विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फाइनेंस लेके व्यापार को बढ़ा रहे हो, इस कॉल्ड फाइनेंशियल एवरेज। क्यों सर? क्योंकि जब फाइनेंस लेके व्यापार को बढ़ाओगे तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी। फाइनेंस लेने का मतलब है लोन लेना या डेट लेना। फाइनेंशियल एवरेज रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ईबीआईटी एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैं तो बोल रहा था कि भाई दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, मैंने ऊपर आपको सिखा दिया कि भैया ईबीआईटी एंड ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, यही सिखाया मैंने ऊपर। लेकिन इसमें बुक में तो लिखा है कि वो ईबीआईटी और जितनी अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सुनिए, ईबीटी के बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। अब हम ईबीटी जितना बढ़ेगा अल्टीमेटली ईपीएस उतना बढ़ेगा। तो मैं कुछ भी बोल लूं सब सही है, मतलब मैं तीन चीजें बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल एवरेज ईबीआईटी ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप बोलता है तो भी सही है। अगर मैं ये बोलूं कि फाइनेंशियल एवरेज ईबीआईटी एंड ईएटी के बीच में रिलेशनशिप बोलता है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनेंशियल एवरेज ईबीआईटी एंड ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है तो भी सही है, कुछ भी बोल लो सब एक ही बात है, क्योंकि उसके नीचे कोई कॉस्ट बची ही नहीं है। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। ऊपर ऑपरेटिंग में क्या यूज कर रहे थे? फिक्स कौन सी? फाइनेंशियल कॉस्ट यूज कर रहे थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां फाइनेंशियल चार्जेस मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट यूज करके टू मैग्नीफाइंग मल्टीपल इफेक्ट किसका? चेंज ऑफ ईबीआईटी का किस पे? ईपीएस पे, कि जितना ईबीआईटी बढ़ा रहे हो उससे ज्यादा आपका ईपीएस बढ़ जाए फाइनेंशियल लेवरेज की मदद से। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ फंड्स, पैसा यूज कर रहे हो पब्लिक का, ऑब्टेन्ड जो आपने काहे पे लाए हो? फिक्स कॉस्ट पे। अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट मतलब लोन लेके आते हो तो क्या देना पड़ता है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन द होप, किस उम्मीद में लाए हो? ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न टू शेयर होल्डर, की शेयर होल्डर के लिए हम रिटर्न बढ़ा पाए। मतलब जरा समझो, अगर मैं आपको ऐसे ही समझा दूं तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। मान लो मेरे को अपने इस पेन का बिजनेस डालना है या इस पेन के बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कुछ भी समझ लेते। मैंने देखा कि मेरे को टोटल, छोटा अमाउंट समझते हैं, 1 लाख रुपीज की जरूरत है और मेरे को लग रहा है यार 1 लाख रुपए को अगर मैं अपने पेन के बिजनेस को शुरू करने में लगाऊंगा तो मैं 10% कमा लूंगा, 10% का रिटर्न मिलेगा मेरे को, यानी 1 लाख का मोटा मोटा 10%, 10,000 रुपए कमा लूंगा। जेब देखी, जेब में 1 लाख रुपए था ही नहीं। मैं पहुंच गया बैंक, मैंने बैंक से कहा मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, क्या रेट चल रहा है? बैंक ने चेक किया, बैंक ने कहा 6% पे आपको मिल जाएगा। मैं लोन ले लूं कि ना लूं? मेरे को पता है कि 1 लाख लगाऊंगा तो 10% तो मैं कमा ही लूंगा, ले लूं? क्या फायदा क्या है? आप कह रहे हैं 4% बच जाएगा, क्या बात है, पूरी एफएम आ गई आपको। आप कह रहे हैं सर 1 लाख रुपए लाएंगे, उसको तो 6% देना है। अब अगर आपने उससे 10% कमा लिया तो 4% आपको बचेगा। आपको बचेगा, अगर मैं कंपनी हूं तो मतलब किसको बचेगा? कंपनी का मालिक कौन? शेयर होल्डर को।
इसको हम लोग एक टेक्निकल नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऐसे ही समझा दिया, जस्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब शेयर खरीदना बेचना नहीं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब कि डिबेंचर या लोन के पैसा लेके आए, उस पैसे में जितना ब्याज जाना है कमाया उससे ज्यादा, तो अल्टीमेटली इक्विटी वालों का ईपीएस बढ़ गया। अगर आप लोन लेके आए 1 लाख रुपए का और उस 1 लाख पे आपने कमा दिया 10,000 रुपए, जबकि ब्याज जाना है 6,000, तो 4,000 का अल्टीमेटली ईपीएस, 4,000 से डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर जितने भी होंगे, ईपीएस बढ़ेगा। फाइनेंशियल लेवरेज यही तो है। फाइनेंशियल लेवरेज कहता है कि भैया आप कोशिश करिए कि आप यूज करें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। आज की तारीख में ज्यादातर बिजनेस ये कर रहे हैं। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, अब दिन प्रतिदिन लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। बहुत सारी स्कीम्स एसएमई को भी प्रमोट करने के लिए आ रही हैं कि हम आपको कम सस्ते ब्याज पे देंगे, आप अपना बिजनेस शुरू करो। बहुत से लोगों ने तो क्या करना शुरू कर दिया है कि अपना खुद का पैसा जो होता है वो इन्वेस्ट नहीं करते बिजनेस में, लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली वो ये समझना चाह रहे हैं, वो ये फायदा करते हैं कि भैया आपने अगर अपना पैसा कहीं और लगा रखा है ज्यादा रिटर्न में, पीछे से आपको सस्ता ब्याज पे लोन मिल रहा है, आपको 5-6%, 7%, 8% मिल रहा है, और अगर आप अपने बिजनेस से 12-15-20% का रिटर्न कमा पाओगे, वो सब आपका है। सोल प्रोवाइडर हो तो आप ही मालिक हो। कंपनी की बात कर लें तो शेयर होल्डर तो जहां ये जब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, एफएम पढ़ रहे हैं, तुम लोग एक वाइडर व्यू से शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जब बोलते हैं नहीं, कंपनी को दिमाग में रख रहे हैं, ओनर को दिमाग में रख रहे हैं। शेयर होल्डर जब बोल रहे हैं नहीं, ओनर, कंपनी का ओनर अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर होता है। दैट मीन्स फाइनेंशियल लेवरेज ये कहता है कि किस तरीके से आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को यूज करें ताकि आप ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये सब बढ़ा पाए। कुछ भी एक चीज बढ़ेगी तो ईपीएस तो अपने आप ही बढ़ेगा। पढ़िएगा, इट इन्वॉल्व्स use of funds obtained at a fixed cost in the hope of increasing return to shareholder, use of long-term fixed asset, fixed interest-bearing debt, and preference share capital along with share capital is called financial leverage बोल सकते हैं, या इसको मैंने आपको भी बताया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल सकते हैं कि उनके पैसों को लिया 6% पे, कमा लिया 10%, तो 4% एक्स्ट्रा इक्विटी वालों के लिए बढ़ गया। सर फाइनेंशियल लेवरेज हमेशा हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमेशा अच्छी होगी कि खराब भी हो सकती है? खराब कब हो सकती है? जब आप मान लो लोन लेके आए 8% पे और कमा पाए 8% से कम, तो खराब हो जाएगी। फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि क्या कैसे आप यूज कर रहे हैं अपनी फिक्स कॉस्ट फंड्स को। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कब होगा सर? पढ़ के देखो, अब आपको ये लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप पढ़ो समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया तो एफएम समझ में आने लग गई। फेवरेबल कब होगा, आया समझ में क्या? बिल्कुल सही, अब आपको एफएम आ गई। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर व्हेन द कंपनी अर्न्स मोर ऑन द एसेट परचेज विद द फंड्स देन किसके कंपैरिजन में फिक्स कॉस्ट ऑफ देयर यूज, कि आपने उस फंड के मुकाबले कंपनी ने जो लोन लाए उस पर खुद ज्यादा कमा लिया, 10% 15% कमा लिया, देन जितना देना है 6-8% कमा लिया ज्यादा, तो वो फेवरेबल होगा। हेंस इसको हम लोग फेवरेबल भी बोलते हैं, और एक और नाम क्या लिख रखा है, पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं। अनफेवरेबल इसी का उल्टा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कब होगा? जब उससे कमा कम पाए, एज कंपेयर टू जितना देना है उससे कम कमा पाए। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर्स व्हेन कंपनी डज नॉट अर्न एज मच एज फंड की कॉस्ट, फंड की कॉस्ट मतलब ब्याज जितना भी नहीं कमा पाए, हेंस इसको नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला आपने ऊपर भी सीखा और यहाँ पे भी है कि ईबीआईटी को डिवाइड कर दें ईबीटी से। सर इन्होंने तो कुछ और लिखा है, यही सेम ही तो लिखा है, पढ़ो। अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, एक ही चीज होती है। और ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप बोल ही सकते हैं, ठीक है। फिर डिग्री वाली बात है, वो डिग्री वाली बात तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है, इक्विटी दी है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस को थोड़ी देर के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को इजी रहने देते हैं, इसको आप काट दीजिएगा, हटा दीजिए, मिस प्रिंट है, ये जीरो है, ऐसे काट दीजिए कि दिखे भी ना आपको।
ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, 8% डिबेंचर है 1,25,000 रुपीज के। ये 8% क्या चीज होती है? इंटरेस्ट का रेट होता है। प्रेजेंट ईबीआईटी कंपनी का दिया हुआ है 50,000 रुपीज का, ठीक है। और बताना क्या है भाई साहब, अपने को फाइनेंशियल एवरेज निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिए फाइनेंशियल एवरेज। और कंपनी का 50% टैक्स है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप बिना सॉल्यूशन देखे शुरू हो जाएंगे। सर कैसे शुरू हुए? टेबल बनाओ ऊपर जो सिखाई थी। सर पूरी सेल से बनाए? नहीं, सेल से मत बनाना। यहाँ पे आप शुरू करना कहां से बनाना? ईबीआईटी से। क्या करना? कुछ नहीं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, बात खत्म। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, करो। ईबीआईटी में पहले ईबीआईटी लिखो 50,000 का, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो। देखते हैं आप इंटरेस्ट निकाल पाओगे कि नहीं। निकाल लिया। ईबीआईटी तो 50,000 था, इंटरेस्ट निकाला होगा 1,25,000 का। कितने परसेंट बेटा? 8%। 10,000 का आपने ब्याज निकाल लिया, इंटरेस्ट माइनस किया, तो ईबीटी 40,000 आया। यानी केवल इतने ही का काम था। देखो मैंने जिसको बॉक्स में बंद कर रखा है, इसके अलावा हमें चाहिए नहीं था, इन्होंने इनकम टैक्स माइनस करके दिखाया। हमें जरूरत नहीं है, मतलब उसकी फाइनेंशियल एवरेज निकालना क्या जरूरत। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फाइनेंशियल एवरेज होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, जो कि ये आपका आ गया 50,000 डिवाइड बाई 40,000, यानी 1.525, और टाइम से लिख दे रहा है। डन। सर फाइनेंशियल एवरेज किसके किसके बीच की रिलेशनशिप बताता है? अरे बेटा 2-3 बार बता चुका हूँ, किसके किसके बीच की। ईबीआईटी ईपीएस, और अगर कोई बोले ईबीआईटी और ईबीटी के बीच की, तो भी सही बोल रहा है। ईबीआईटी ईएटी के बीच की, सब सही, जो बोल दे वो सही है ना। ठीक है। फाइनेंशियल एवरेज मेजर्स परसेंटेज ऑफ चेंज इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम किसको बोली जा रही है? टैक्सेबल इनकम अर्निंग बिफोर टैक्स वगैरह, टू द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी की। ईबीआईटी में देखो कुल मिला के ये बोल रहा है, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, ईबीआईटी में जो चेंज होगा उससे टैक्सेबल इनकम यानी ईबीटी में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। यही तो था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। सेम चीज जैसे यहाँ पे सेल और उसकी बीच की रिलेशनशिप थी ऑपरेटिंग लेवरेज में, सेल और ईबीआईटी। यहाँ ईबीआईटी और ईबीटी है, ईबीआईटी बाद में लिख दिया, ईबीटी पहले लिख दिया, मतलब वही है। इट लोकेट्स करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन। करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन किसको कहिएगा? कई बार इंसान से रॉन्ग यानी लॉस मेकिंग आपका डिसीजन भी हो जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन। करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन मतलब फेवरेबल, और हिंदी में मतलब जिसमें आपने सही सोच करके कहीं से लाए लोन वगैरह, और जितने का आपको ब्याज देना है उससे आपने ज्यादा कमा लिया। तो कह रहा है इट लोकेट्स करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस which is used to measure fixed cost proportion with the total capital. If firm acquires fixed cost fund at higher cost, ध्यान से पढ़ना, if firm acquires fixed cost fund at higher cost than the earning from those assets, तो क्या होगा? केवल इस लाइन को, इतनी लाइन को फोकस करो। ये कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट फंड को ज्यादा कॉस्ट पे लेके आए, जितना कमा रहे उससे ज्यादा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका इसका ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? ईपीएस कम होने लगेगा, क्योंकि आप उससे कमा रहे हो मान लो केवल 4%, बदले में देना है उस लोन पे 6%। यानी कमाया मान लो 1 लाख का लोन ले आए थे तो कमाया 4%, 4,000, देना पड़ रहा है 6,000।
तो अल्टीमेटली 2000 का अपने घर से जा रहा है, यानी पहले की जो प्रॉफिट थी वो भी कम हो रहे हैं। तो कह रहा है अल्टीमेटली क्या होगा, ईपीएस आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। इम्पैक्ट फाइनेंशियल एवरेज का कह रहा है इस एक्सरसाइज से समझ सकते हैं। एक एक्सरसाइज है जो आपको अपने आप करनी होगी। होमवर्क दे दूं क्या? ठीक है जी। अभी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल खत्म नहीं हुआ, वापस ऊपर चलिए। जहां अपने ने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा था, वहां पे उसी के नीचे एक और फॉर्मूला भी लिखा था। एक तो फॉर्मूला पढ़ा ही था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का। एक फॉर्मूला यहां और दिख रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन। ये कब लगता है सर? क्या इससे आंसर सर सेम आता है, अलग आता है? सब कुछ सुनिए ध्यान से, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं चाहे नीचे वाला फॉर्मूला लगाएं। ये नीचे वाला फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब 2 साल का डेटा कम से कम दिया हो, क्योंकि लिखा है ना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये तभी लग पाएगा जब 2 साल का दिया होगा, जिनका दोनों का परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालेंगे, डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल कर देंगे। सर इसको करके बताइए। चलो करते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये 1.5 टाइम वाला, इसमें आपने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला था 1.5 टाइम निकला था ना, ये निकला है, दिख रहा है सबको? ये तो हम लोग ने शुद्ध फॉर्मूले से कंट्रीब्यूशन अपॉन बोलो ईवीआईटी से किया। अगर मैं परसेंटेज चेंज वाला यूज करता तो फॉर्मूला ये था, सर कहां लिखेंगे, यहां लिखूंगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला एक और जो था वो था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यहां ऊपर था। परसेंटेज चेंज वाले में ईबीआईटी ऊपर होता है, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। वैसे होता है शुद्ध फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, लेकिन जब परसेंटेज चेंज की बात होती है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर होता है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, एक ही आंसर आएगा। या परसेंटेज चेंज इन सेल भी लिख सकते हो, हम लोग सेल ज्यादा बोलते हैं। तो जरा चेक करें, हम लोग ने दोनों निकाल रखा था। इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मैंने निकाला तो था, कितने परसेंट आया था? 150%। तो सर लिख दीजिए 150% लिख देते हैं। अच्छा बेटा, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल कितने परसेंट आया था? 100%। परसेंट परसेंट तो अपने आप ही कट जाएगा, ऊपर 150% है, नीचे 100% है, परसेंट परसेंट कटने के बाद बचेगा कितना? 1.5 टाइम। सेम ही तो आंसर आया, लेकिन ये तभी होगा जब 2 साल का डेटा दिया हो। यानी एग्जाम में ऑपरेटिंग लेवरेज निकलवाना चाहता है आपसे, तो एक तरीका है वो आपको कंट्रीब्यूशन दे देगा, ईबीआईटी दे देगा, कहेगा ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो, आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे, ईबीआईटी से निकल आएगा। एक तरीका है वो आपको हो सकता है कहे कि पहले साल की सेल इतनी, जो जो बोल रहा हूँ केवल उतना ही दिया उसने। उसने दिया पहले साल की इतनी सेल, दूसरे साल की इतनी सेल, पहले साल का इतना ईबीआईटी, दूसरे साल का इतना ईबीआईटी, कह रहा ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो। ऐसे में आपको दूसरा ही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दोनों का पहले परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन सेल से, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? ऑपरेटिंग लेवरेज बोलिए या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलिए, मतलब एक ही होता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज बोल रहा है तो वो वाला फॉर्मूला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस सिचुएशन जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको पुट करना है। 99% केसेस में आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी से काम हो जाता है, लेकिन जब नहीं दिया होगा डेटा तो परसेंटेज चेंज इन, पहले क्या आएगा ऊपर, हाँ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और परसेंटेज चेंज इन सेल से डिवाइड ना करके अगर आप परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन से भी डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चाहे तो इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना हो तो कर भी सकते हैं। सर जैसे इसका आपने बताया, वैसे ही फाइनेंशियल एवरेज का भी ऐसा कुछ था क्या? हाँ बेटा उसका भी था। इसका तो ये हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल एवरेज का कहाँ है? ये रहा। सर इसके 3 हैं, हाँ जी। एक तो है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये तो सीखा ही। एक हमारा है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। ओहो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम क्या चीज होती है? ईबीटी, बिल्कुल सही आप बोलते हुए। अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? बिल्कुल सही आपने अगेन बोला, ईबीआईटी। यानी एक तो ये भी हो गया। सर एक और है, हाँ बेटा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये तो लिखा ही है, लिख लो, लेकिन तब भी ऐसे
परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो डिवाइड में आ ही रहा है, नीचे आ ही रहा है, ऊपर आप परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ले लो या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ले लो, एक ही चीज होगी, क्योंकि उसी रेशियो में चेंज होता है, आंसर में चेंज आएगा ही नहीं। तो ये भी कब लगेगा, जब आप 2 इयर्स का आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपसे कहा होमवर्क के लिए कर आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन क्या है कि कर लेंगे अपने आप? सर समझा दीजिए। देखो क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, करना आपको है, XYZ लिमिटेड के ने डिसाइड किया, उसके पास 2 प्लान्स हैं, एक प्लान ए है और एक प्लान बी है, ऊपर क्या लिखा था, और इनको 50,000 रुपए की नीड है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल कितना, कंपनी बड़ी छोटी सी कंपनी है, 50,000 चाहिए। पहला प्लान है कि डिबेंचर से 40,000 ले आए और इक्विटी वालों से 10,000, कितने हो जाएंगे बेटा टोटल बताओ? 50,000, देखो इंस्टीट्यूट ने टोटल भी क्या हुआ, कह रहा 50,000 रुपए, ठीक है। और दूसरा प्लान है अपना कि भैया हम डिबेंचर से लेके आए 10,000 और इक्विटी से ले आए तो 50,000, मतलब इंसान इन दोनों में कोई एक ही काम करेगा, वो सोच रहा है कि क्या करे, 50,000 की जरूरत है, 50,000 कहां से लाए? पहला ऑप्शन है डिबेंचर वालों से 40,000 ले आए, इक्विटी शेयर वालों से 10,000 ले आए, और दूसरा ऑप्शन है कि इनसे 10,000 ले आए, यानी डिबेंचर वालों से और इक्विटी वालों से 40,000 रुपए ले आए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये 1000 कैसे आ गए? ये लिखा हुआ था, बिल्कुल सही, इक्विटी शेयर यहां लिखा था 10 रुपए का एक है, 10,000 शेयर थे पहले केस में, 10,000 शेयर डिवाइड बाई 10 रुपए का एक, यानी 1,000 शेयर हो गए, या 40,000 डिवाइड बाई 10 यानी 4,000 शेयर हो गए। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं ईबीआईटी, ये ईबीआईटी लिखा है, पढ़ो जरा, ईबीआईटी लिखा है, ईबीआईटी को एज्यूम करना है, वो भी 2 अलग अलग केसेस कह रहा है, पहले केस में 5,000 मानना, फिर दूसरे केस में 12,500 मानना, और टैक्स का रेट 50% दिया। अब आपको करना क्या होगा, घर पे सुनिए, आप पहला केस लेंगे कि अगर ईबीआईटी 5,000 होता तो प्लान ए में क्या ईपीएस होता निकालिएगा, और प्लान बी में क्या ईपीएस होता निकालिएगा। फिर दूसरा केस कि अगर ईबीआईटी 12,500 होता तो प्लान ए में क्या ईपीएस होता और प्लान बी में क्या ईपीएस होता। ईपीएस तो निकाल लेंगे, अर्निंग पर शेयर पक्का। अर्निंग पर शेयर में मैंने आपको सिखाया, अगर ईबीआईटी से शुरू करूं, या चलो शुरुआत से, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस करी, ईबीआईटी आया, इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया। ईएटी में अगर मेरे पास प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है क्वेश्चन में, जैसे इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन में 2 ही चीजें थी, डिबेंचर और इक्विटी शेयर, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड का मतलब ही नहीं, जो ईएटी होगा वो ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, क्योंकि ईएटी में जब हम प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, और अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड 0 है तो जो ईएटी है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। उसको जब आप डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर। कर लेंगे, तो पहला 5,000 का ईबीआईटी जब मानना तो प्लान ए में भी ईपीएस निकालना, प्लान बी में भी निकालना, और जब 12,500 का मानना तो भी दोनों करना और कॉपी में करना। और सर इतना के साथ मजा नहीं आती, एक छोटा सा होमवर्क और दे दीजिए, आपको ये डिफरेंस दिख रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज का और किसके बीच का, फाइनेंशियल लेवरेज का, ये डिफरेंस आपको पढ़ के आना है। कोई डाउट होगा तो जरूर आप मेरे से पूछ लेंगे, बाकी जितना पढ़ा है उतने को रिवाइज करना है। एनी डाउट्स? नहीं समझ में आ गया आज का? चलिए थैंक यू।